चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछला आप लोग का हो गया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम। बोलो बोलो। व्यापारिक हस्तांतरण क्या हुआ? एक क्या कहते हैं, ट्रांसफर बिल, हस्तांतरण बिल। जैसे आरबीआई सब में क्या देखते हो कि व्यापारिक बिल, तो वो जो व्यापारिक बिल है उसका हस्तांतरण एक दूसरे होता है। सरकार हस्तांतरित करती है पैसा, या सरकार को तुम पैसा दिए उस पर जो ब्याज आया, सब इकोनॉमिकल टर्म है तुम्हारा, आरबीआई से जुड़ा हुआ। हाँ, क्या चीज? हाँ, नॉमिनल इनकम मतलब प्रचलित मूल्य। वर्तमान का जो बाजार मूल्य है वो क्या कहलाएगा? प्रचलित मूल्य। और जो रियल इनकम हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करके। कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना विधि। किस किस आधार पर राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं उसको? 3 मेथड पुराना मेथड है। 2015 से भारत में जीवीआई मेथड को हम लोगों ने अपना लिया है, जो वैल्यू एडेड मेथड है, मूल्य संवर्धन विधि। और अमेरिका वगैरह में अभी चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल अकाउंटिंग मेथड, सामाजिक लेखांकन विधि। तो पहले सब विधि को एक बार दिखला दे चार्ट में। प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, आय गणना विधि, इनकम मेथड, उपभोग बचत विधि, यही कहलाता है व्यय विधि। कंजप्शन सेविंग मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य संवर्धन विधि, और सोशल ऑडिटिंग मेथड, सामाजिक लेखांकन विधि। ये सारे विधि का प्रयोग किया जाता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए। प्रोडक्शन मेथड यहीं से शुरू हुआ है। सबसे शुरुआती में कौन कहे? जीडीपी सबका कंसेप्ट किसने दिया था? कुजनेट्स ने। और इसलिए इस विधि का नाम ही है कुजनेट्स मेथड, क्योंकि इसने कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए देश के सभी उत्पादों, चाहे वस्तु का उत्पाद हो या सेवा का उत्पाद हो, उसकी गणना करके उसका मौद्रिक मूल्य निकालेंगे। वही मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा? देश का नेशनल इनकम हो जाएगा। तो लिखिए, पहला उत्पादन,
विधि, प्रोडक्शन मेथड, देखिए यह विधि कुजनेट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दिस मेथड वाज प्रोपगेटेड बाय कुजनेट्स। अतः इसे कुजनेट्स विधि भी कहा जाता है। सो इट ऑल्सो नोन एज कुजनेट्स मेथड। देखिए इस विधि के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का गणना कर उसका मौद्रिक मूल्य या उसके कर दीजिएगा, उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एंड अंडर दिस मेथड national income calculate on the basis of monetary value of total goods and services production। तो क्या हो गया इसका? राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो गया? कुल उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स, और सेम चीज हो जाएगा कुल उत्पादित सेवाओं का मौद्रिक मूल्य और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड सर्विसेज। उत्पादन के आधार पर ही गणना करेंगे। चलिए पैरा चेंज करके इसे लिखिए। इस विधि के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर ही विशेष बल दिया गया है। अंडर दिस मेथड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एम्फेसाइज्ड। अतः यह विधि वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु डैश डाल के सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज गुड्स डैश डाल के सर्विसेज मेथड। देखिए इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन को क्षेत्रवार आकलित किया जाता है। क्षेत्रवार सेक्टर वाइज
आकलित किया जाता है। अंडर दिस मेथड प्रोडक्शन कैलकुलेट अंडर सेक्टर वाइज तथा प्राथमिक क्षेत्र 3 सेक्टर में बांट देते हैं, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। के संपूर्ण उत्पादन को राष्ट्रीय आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एंड फाइनली नेशनल इनकम कैलकुलेट through the integration of whole production under primary sector, secondary sector and tertiary sector। मतलब पहले तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का अलग अलग प्रोडक्शन निकाल लेंगे, फिर तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारे पूरे देश का प्रोडक्शन, पूरे देश का राष्ट्रीय आय। इसलिए आप लोग एक डाटा क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 19.1%, घटते घटते हो गया अब 16-17%। मतलब टोटल नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका प्रोडक्शन 17%। सर्विस सेक्टर 26-27%, सबसे ज्यादा हमारा है 49%। कौन? सॉरी, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर 26-27। तो पहले सेक्टर वाइज इसका कैलकुलेशन करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है और टर्सरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है, फिर तीनों को जोड़ देंगे, वही बन जाएगा हमारा देश का राष्ट्रीय आय। सबसे आसान विधि है और सबसे प्राचीन विधि है, क्योंकि जीडीपी की संकल्पना किसने दिया था? कुजनेट्स ने, और उसी ने निकालने का ये आधार दिया, इसलिए इसको कहते हैं कुजनेट्स मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं गुड्स सर्विसेज मेथड। चलिए दूसरा लिखिए, आय गणना विधि, इनकम मेथड। कहते हैं भारत का अगर राष्ट्रीय आय तो है तो किसके पास होगा? भारत के व्यक्तियों के पास ही न होगा। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न वर्गों के आय की गणना करते हैं और उसके आधार पर पूरे देश के राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के राष्ट्रीय आय, सॉरी, विभिन्न वर्गों के आय की गणना की जाती है अंडर दिस मेथड, इनकम ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज कैलकुलेटेड, तथा इनके आधार पर राष्ट्रीय आय को आकलित किया जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन नेशनल इनकम हैज कैलकुलेटेड। देखिए, सामान्य रूप से इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। इन जनरल दिस फॉलोइंग फार्मूला यूटिलाइज इसके लिए हम लोग कर देते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बराबर
कुल मजदूरी तथा वेतन, टोटल वेजेज प्लस सैलरी, कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, कुल लगान, टोटल रेंट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, और विदेशों से अर्जित लाभ या अर्जित आय, इनकम फ्रॉम अबोर्ड। मतलब कितना पूरे भारत में कुल मजदूरी और वेतन वितरित हुआ, कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, कुल लगान कितना प्राप्त हुआ, कुल लाभ कितना रहा, और एक्सटर्नल इनकम में विदेश से कितना हमको लाभ आया। वो तो आता नहीं है भारत में, तो हानि ही होगा। ताकि हम लोग पहले भी कह रहे हैं हमारा भुगतान संतुलन प्रतिसंतुलन की स्थिति में है, वो संतुलन की स्थिति में नहीं है, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए तीसरा, उपभोग बचत विधि। उपभोग डैश डाल के बचत विधि। एक मिनट होल्ड कर दो, लिखो कुछ में दो। उपभोग बचत विधि कहलाता है कंजप्शन सेविंग मेथड, कि हमारे पास अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर जो हमारा आय आया, इनकम आया, उसको हम लोग क्या करते हैं, दो रूप में करते हैं एडजस्ट। एक तो कंजप्शन करेंगे, खर्च करेंगे, और कुछ पैसा क्या करते हैं, भविष्य के लिए सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की आय अगर हम निकालने के लिए यह मेथड निकालते हैं कि उसके कंजप्शन वैल्यू और उसका सेविंग वैल्यू अगर दोनों को जोड़ दे तो वो उस व्यक्ति की आय हो जाएगी।
तो राष्ट्रीय आय के लिए भी ये मेथड, ये चूंकि पर्सनल मेथड है, पर्सनल इनकम को निकालने का मेथड है, ये मैक्रो लेवल का मेथड है, लेकिन इसी को हम लगा दिए किसमें, मैक्रो लेवल के मेथड में, कि देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इस विधि को प्रयुक्त करेंगे। तो सीधा सा एक लाइन का फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उपभोग प्लस कुल राष्ट्रीय बचत। तो लिख डालिए इस विधि के अंतर्गत कुल उपभोग, कुल राष्ट्रीय उपभोग एवं कुल राष्ट्रीय बचत को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल नेशनल सेविंग या टोटल नेशनल कंजप्शन एंड टोटल नेशनल सेविंग्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला है हमारा, इनकम बराबर क्या है हमारा, उपभोग प्लस बचत, कंजप्शन प्लस सेविंग। इसी को जब मैक्रो लेवल पर हम लोग ले गए तो सब में राष्ट्रीय जोड़ देंगे। राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो गया तब, कुल राष्ट्रीय उपभोग और प्लस कुल राष्ट्रीय बचत, टोटल नेशनल कंजप्शन प्लस टोटल नेशनल सेविंग। देखिए करेक्शन करके, यह विधि व्यय विधि के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेथड व्यय विधि, खर्चा, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि व्यय ही उपभोग का, उपभोग करेंगे कैसे करेंगे, जेबी में पैसा नहीं है, आइसक्रीम खाने का मन है, खा पाएंगे? उपभोग कब करेंगे, जब व्यय करेंगे, इसलिए इसको व्यय विधि भी कहते हैं। हाँ क्या दिखा रहे थे, क्योंकि व्यय ही उपभोग का आधार है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज द बेस ऑफ कंजप्शन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मूल्य संवर्धन विधि। देखिए यह विधि 2015 में अपनाया गया था। दिस मेथड वाज एडॉप्टेड इन 2015 तथा इस विधि के अंतर्गत आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एंड अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर।
इसको इस रूप में समझिए। 2021 के लिए हम जीडीपी का गणना कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू पर, प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब हम इसका जीवीए की गणना करेंगे, प्रचलित मूल्य में क्या है, मेरा मनी इन्फ्लेशन घुसा हुआ है। लेकिन जब जीवीए की गणना करेंगे तो हमारा आधार वर्ष 2011-12 है। इस आधार वर्ष में क्या मूल्य था, उसके आधार पर गेहूं का प्रोडक्शन 10 क्विंटल हुआ, 10 क्विंटल का मूल्य अभी हम निकाल रहे हैं 20-21 पर। इसमें क्या निकालेंगे? 11-12 में जो मूल्य था, लोहा का मूल्य, स्टील का मूल्य, सब मूल्य किसके आधार पर तय करेंगे? आधार वर्ष पर। मूल्य संवर्धन विधि। ओरिजिनल कितना बढ़ोतरी हुआ, इन्फ्लेशन का प्रभाव उसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? आभासी वृद्धि होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रभाव इसमें शामिल हो जाएगा। देखिए, यह विधि मुद्रास्फीति के प्रभावों को शून्य करती है। दिस मेथड क्रिएट नल इफेक्ट या नल मनी इन्फ्लेशन इफेक्ट। नल, NULL, नल, जीरो। क्योंकि यह विधि आधार वर्ष के मानक के आधार पर ही संचालित होता है। बिकॉज दिस मेथड रेगुलेट on the basis of standardization of base year. यहां पर एक फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, नेशनल इनकम बराबर जो भी काम कर रहे हैं, इनकम ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की आय, मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, परिचालन बचत, ऑपरेशनल सेविंग। कोई भी चीज चला रहे हैं तो उसमें कितना बचत हो रहा है, अचल संपत्ति के उपभोग से आय, इनकम फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ परमानेंट एसेट। अचल संपत्ति के उपभोग से आय, प्लस उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स, माइनस कर देंगे जो उत्पादन पर हम लोग क्या दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं या कॉन्सेशन दे रहे हैं। उत्पादन पर रियायतें, कॉन्सेशन और रिबेट ऑन प्रोडक्शन। क्या चीज? मिक्स्ड इनकम बाद में जितना भी प्रकार का निजी इनकम हो गया, कॉर्पोरेट इनकम हो गया, सब किसमें आ जाएगा? मिक्स्ड इनकम में। कर्मचारी जो कहीं काम कर रहा है उसका है, कंपनी जितना, कंपनी का टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कंपनी जितना वेतन उतन दिया वो, और प्लस उसको जितना आय बचा, सब आय मिला के कर दिए मिक्स्ड इनकम। जितने भी प्रकार से आय आ रहा है मिक्स्ड इनकम के अंतर्गत आ गया।
यहां पर अलग से नहीं कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र का आय और असंगठित क्षेत्र का आय। जब अलग करते सार्वजनिक आय, संगठित क्षेत्र का आय और असंगठित क्षेत्र का आय, तब ना अलग अलग डेफिनेशन में जाता है, सबको जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सामाजिक लेखांकन विधि, सोशल अकाउंटिंग मेथड। देखिए यह विधि एक विस्तृत एवं प्रमाणित विधि है। दिस मेथड इज एन एक्सटेंसिव एंड ऑथेंटिक मेथड, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र को पांच क्षेत्रकों में विभाजित कर सभी क्षेत्रकों के आय अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। एंड अंडर दिस मेथड इनकम कैलकुलेट under sectorial wise under 5 sectors। डैश डाल के कर दीजिएगा। 5 सेक्टर कौन कौन हो जाएगा? 5 क्षेत्र में पहले बांटेंगे, जैसे समान रूप से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, यहां पर 5 क्षेत्र में बांटेंगे। उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, वित्तीय संस्थान, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा संस्थान, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस, और अन्य अदर्स। जो चारों में नहीं है सबको रखेंगे कहां? अदर्स में। देखिए पहले चेंज करके इस गणना के अंतर्गत सभी क्षेत्रकों के लिए अलग अलग चार खातों का, 4 अकाउंट रखते हैं, 4 खातों का निर्माण किया जाता है। अंडर दिस मेथड 4 अकाउंट्स ड्राफ्टेड अंडर ईच एंड एवरी सेक्टर। अब जैसे उत्पादक का है तो उत्पादक का भी 4 खाता होगा, उपभोक्ता का भी 4 खाता होगा, हर एक के लिए 4 अकाउंट को ड्राफ्ट करेंगे। और टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होगा? करेंट अकाउंट चालू खाता, ऑपरेशनल अकाउंट संचालन खाता, इंग्लिश भी हिंदी वाले इसमें लिख दीजिएगा, क्या है कि हिंदी के एग्जैक्ट संचालन परिचालन बहुत शब्द आता है। करेंट अकाउंट
ऑपरेशनल अकाउंट, संचयी खाता, एक्युमुलेटेड अकाउंट, और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो 5 क्षेत्र के अंतर्गत 4 खाता का निर्माण करेंगे और इस चारों खाता के आधार पर संपूर्ण देश की आय का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। बहुत एक्सटेंसिव मेथड है, इसलिए वर्तमान में ये भारत में प्रयुक्त नहीं होता है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का देन है और अभी विकसित देश में इसका प्रयोग अब सोशल अकाउंटिंग सिस्टम का ही किया जा रहा है। हम लोग लेटेस्ट अपनाए हैं वैल्यू एडेड सिस्टम। चलिए प्रश्न कर लिखिए। भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। देखिए ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया था इन ब्रिटिश पीरियड। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम was firstly calculated by दादा भाई नेरोजी। तथा उन्होंने 1894 के आधार पर भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक 1867-68 किताब पब्लिश हुआ है 1903 में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। 1903 की ओरिजिनल किताब है। आधार वर्ष उसमें वो है, कैलकुलेशन 1897-67 से किया गया था, इसलिए आधार उसी को रखेंगे। हाँ कहाँ लिख रहे थे? 20 रुपया वार्षिक निर्धारित किया था and he was calculated per capita income as 20 rupees per annum for Indians on the basis of 1894. 20 rupees per annum, पर पर्सन भी कर सकते हो, प्रति व्यक्ति 20 रुपया वार्षिक। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ 1894। देखिए यह आकलन और वैज्ञानिक रीति पर आधारित था। दिस एस्टिमेशन वाज बेस्ड ऑन अनसाइंटिफिकल मेथड। इसके लिए कोई साइंटिफिक फार्मूला इन्होंने तैयार नहीं किया था, ये अनुमान पर आधारित था। यह आकलन अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। देखिए सर्वप्रथम उन्नीस 1931 में के भी के राव द्वारा
राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। एट फर्स्ट के राव was applied scientific method for the calculation of national income in 1931 तथा 1925 से 1929 के दौरान उन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय 76 रुपया वार्षिक निर्धारित किया एंड he was estimated per capita income during 1925 डैश डाल के 29 एज 76 रुपीज पर एनम। देखिए 1949 में 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया इन 1949। कमिटी ऑन नेशनल इनकम was constituted under the chairmanship of पीसी महालनोबिस तथा इस समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन 1951 में प्रस्तुत किया गया था तथा इस समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन 1951 में प्रस्तुत किया गया था एंड दिस कमिटी was handed over his first report in 1951 तथा 1948-49 के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 260.9 रुपया वार्षिक निर्धारित किया था एंड दिस कमिटी वाज एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम एज 260.9 रुपीज या 90 रुपीज पर एनम। देखिए 1954 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वही थे। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को स्थापित किया गया इन 1954। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन was founded under the chairmanship of पीसी महालनोबिस तथा यह संगठन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी संगठन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी संगठन है।
जितना भी राष्ट्रीय आंकड़ा जो तैयार होता है, जो प्रकाशित होता है, राष्ट्रीय आंकड़ों का प्रकाशन और उसका गणना के लिए उत्तरदायी कौन है? सीएसओ। देखिए, सांख्यिकीय कार्य में सीएसओ की सहायता, सीधे लिखते जाइए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ की सहायता एनएसएसओ, क्वेश्चन में कर दीजिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जब सब ऑफिस कहलाने लगा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है इन स्टैटिस्टिकल वर्क। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन स्टैटिस्टिकल वर्क, एनएसएसओ पोस्ट में कर दीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट सीएसओ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे एवं सर्वेक्षण के लिए, सर्वे एवं सर्वेक्षण करने के लिए यह संगठन उत्तरदायी है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वे एंड अदर सर्वेयर वर्क ऑन नेशनल लेवल। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर अब क्या हुआ कि 2005 में अब आ गया एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। और ये इसीलिए आया क्योंकि एनएसएसओ और सीएसओ ये दोनों के सैंपलिंग में कहीं न कहीं गड़बड़ होने लगा। ये जो सैंपल देता था वो नहीं मानता था, वो जो आंकड़ा देखता था इससे नहीं मिलता था। इसके बीच को कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए और स्टैटिस्टिकल वर्क में बाधा को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया। दूसरा डेवलपमेंट जो महत्वपूर्ण रहा, इससे पहले स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट था वो फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। 1999 में जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट था और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, इस दोनों को जोड़ के एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दी है। अभी सांख्यिकीय के मामले के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसका एक मंत्री होगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है इसमें। और इसी संस्था के अंतर्गत अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कर दिए। फिर एक फेरबदल और आ गया। 23 मई 2019 को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई कि अब सीएसओ और एनएसएसओ ये दोनों मर्ज करके अब कहलाने लगेगा एनएसओ, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या अब ऑफिस कहा जाने लगा है। अभी भी साइट पर ये दोनों मिलेगा क्योंकि वो पूरी रूप से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। 23 मई 2019 का ये अधिसूचना है, लेकिन पूरी प्रक्रिया बदल गई, पूरी स्वरूप बदल दिया गया है, ताकि स्टैटिस्टिक्स के मामले में जो लैक है उसको सही ढंग से क्या किया जाए, दूर किया जाए। ताकि योजना आयोग बनाता है कि 35 रुपया में भरपेट दोनों शाम खाना खा के बचा के आराम से सो सकते हैं। बता चला 35 रुपया में एक टाइम का खाना भी नहीं आ रहा है। जो उससे ऊपर है वो गरीब नहीं है, ऐसे गरीब नहीं है, घटा के कर दिए कि 19% गरीब अब बचा है, जबकि अभी भी वर्ल्ड बैंक का डाटा हो, एशियन डेवलपमेंट का डाटा हो, उसकी प्रतिशतता बहुत अधिक है। तो लिखिए, देखिए एनएसएसओ का गठन 1950 में किया गया था। एनएसएसओ वाज फाउंडेड इन 1950
तथा उन्नीस सौ 99 में स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इधर भी बैठते जाओ जिधर भी है, स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन किया गया। एंड इन 1999 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री was founded as an independent ministry. तथा CSO तथा NSSO को इस मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। एंड CSO and SSO had attached with this ministry. आरंभ में ये दोनों विभाग था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, सांख्यिकीय विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग। ये दोनों विभाग को अलग करके जोड़ दिए और यही दोनों विभाग मिलकर बन गया सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। देखिए 2019 में CSO तथा NSSO को SHO का कर दीजिएगा, का विलय कर NSO क्वेश्चन में कर दीजिएगा नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इन 2019 ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन में कर दीजिएगा NSO was notified through the merger in between या merger of CSO and NSSO। देखिए सांख्यिकीय मामलों में बाधाओं को दूर करने के लिए तथा एक उचित मानक का निर्धारण करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग क्वेश्चन में करिएगा NSC का गठन किया गया है। इन 2005 नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन was founded to remove the hurdles in statistical matter and
to draft a standardization method। क्या होना चाहिए मानक? कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मानक से गणना करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मानक से गणना करता है। उसके लिए क्या मानक होना चाहिए? देखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य शामिल होते हैं। 1 chairman and 4 members participate in this commission। जिसमें नीति आयोग के सीईओ, पदेन सदस्य के रूप में, मतलब जो भी सीईओ होगा उसका सदस्य बन जाएगा, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इन विच सीईओ ऑफ नीति आयोग पार्टिसिपेट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तथा एक पद है चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मुख्य सांख्यिकीय पदाधिकारी। ये इसके पदेन सचिव होते हैं। जो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होगा वही जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, एनएससी है, उसका वो क्या होगा? सचिव होगा। तथा कर दीजिए, तथा मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी इस आयोग के पदेन सचिव के रूप में, कोई पद से जाएगा तो क्या कहलाएगा? पदेन, एक्स ऑफिशियो, पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। एंड चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ दिस कमीशन। देखिए, इस आयोग का कर्तव्य निम्नलिखित है। These following duties allocate to this commission। पहला लिखिए, सांख्यिकीय मामलों में नीति का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द पॉलिसी इन स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकीय मामलों में नीति का निर्धारण करना। दूसरा लिखिए, प्राथमिकता का निर्धारण करना। किस क्षेत्र में? पहले हम काउंटिंग करेंगे। प्राथमिकता का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी। तीसरा लिखिए, सांख्यिकीय मामलों में मानक स्टैंडर्ड, मानक पद्धति एवं मानक स्वरूप को निर्धारित करना, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इन स्टैटिस्टिकल मेथड, या स्टैटिस्टिकल मेथड में मैटर। स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रखेंगे, आंकड़ा का संकलन कैसे करेंगे, आंकड़ों को एकत्र कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, एक स्टैंडर्ड मानक बनेगा। देखिए, पहले चेंज करके, राष्ट्रीय आय किसी देश का
प्रगति का सूचक है। नेशनल इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ नेशन, किसी देश के प्रगति का सूचक है तथा राष्ट्रीय आय के आधार पर ही आर्थिक समृद्धि दर निर्धारित किया जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राष्ट्रीय आय का आकार या स्वरूप लगातार बढ़ता गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, द साइज ऑफ नेशनल इनकम इज कंटिन्यूसली राइजिंग तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन में कर दीजिएगा 2021 भारत का राष्ट्रीय आय पहले भी कल से ही बता रहे हैं कितना है, 3.05 ट्रिलियन डॉलर। 3.05 ट्रिलियन डॉलर के रूप में अनुमानित किया गया है। एंड एट प्रेजेंट पीरियड, क्वेश्चन में कर दीजिएगा 2021 नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज 3.05 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जनसंख्या की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान नीचे है। बट ड्यू टू vastness of population, India has low position in per capita income. देखिए, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। According to report of World Bank, India is 6th largest economy of world on the basis of GDP, जबकि पीपीपी के आधार पर परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्रय शक्ति क्षमता, या सीधे लिख लीजिए पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। while on the basis of PPP, India is third largest economy of the world.
बताए ही थे कल, हमारा जो जीडीपी के आधार पर हमारा है प्रोडक्शन या नेशनल इनकम 3.05 और पीपीपी के आधार पर हमारा चला जाता है 10.21 ट्रिलियन डॉलर। जैसे जीडीपी के आधार पर है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके, भारत, और पीपीपी पर पहला पोजीशन बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। पीपीपी के आधार पर चीन पहला, अमेरिका दूसरा, भारत तीसरा, इसके बाद फिर जर्मनी, जापान, जर्मनी। देखिए जीडीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान 155वां है। इंडिया हैज 155th रैंक इन पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। जबकि पीपीपी के आधार पर जीडीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान 155वां है, जबकि पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान 122वां है। while India has 122nd rank on the basis of PPP. तो छठा इकोनॉमी होने के बावजूद जनसंख्या के भास्टनेस के कारण हम लोग क्या है 155th स्थान पर है, और पीपीपी में तीसरा पोजीशन रखने के बावजूद भी कहां है 122वें स्थान पर है। चलिए सेगमेंट खत्म हो गया आप लोग का, 5 मिनट रेस्ट लीजिए। मनी इन्फ्लेशन पर लेक्चर देंगे 1 घंटा, उसके बाद लिखाना कहिएगा तो लिखा देंगे। सारा कंसेप्ट समझिएगा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब यही है, जहां से सवाल आने की संभावना रहेगी। मनी इन्फ्लेशन क्या है, टाइप ऑफ मनी इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ मनी इन्फ्लेशन, इंपैक्ट ऑफ मनी इन्फ्लेशन। तो मनी इन्फ्लेशन पर हम लोग करते हैं। इसका क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है और उसके निकालने के तरीके लिखिए, मत लिखिएगा, नंबर नहीं आएगा। देख ही रहे डिस्कशनेबल है नहीं। जब सब चीज का ज्ञान रहे और ऑप्शन रहे तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़िए जो डिस्कशनेबल है, जिसमें आपका ओपिनियन जाएगा, फैक्ट का कम यूज हो। फैक्चुअल क्वेश्चन कितनों लिखेंगे, फैक्ट बदल 155वां को आप बढ़ा के हम यूनियन कर देंगे 100वां स्थान है, जो है वही दिखाना है। मनी इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम वाला इसमें चैप्टर है आपका। ये सब जहां पर की कलाकारी कीजिएगा नंबर आएगा। एग्रीकल्चर मार्केट अभी बहुत हाईलाइटेड है, सब आंदोलन सब चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ जो मामला है एफएमएफसी क्या कहता है, एमसी है, ये सब वाला क्वेश्चन आता है, वहां टेकअप कीजिए। आप लोग का कहे नहीं, जीएस का सिलेबस ही नहीं है, भारत के किसी कोने में जीएस में ही थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग का महापुरुष जो बनाया है। चलिए 10 मिनट बाद जूम होते हैं इन्फ्लेशन पर। इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है पहले क्लास में?
चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। सीधा सा अर्थ है, पहले भी कहे हैं कल भी कहे हैं कि मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं है। मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? उसकी क्रय शक्ति पर, उसके परचेजिंग पावर पर। 1 रुपया में हम कितना चीज खरीद सकते हैं, वही मुद्रा का क्या है? मूल्य है। अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मतलब मुद्रा का मूल्य निर्भर किस पर करता है? वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर। और मुद्रा का मूल्य परिवर्तनशील होगा, क्योंकि जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम होगा। और जब वस्तु और सेवा का मूल्य में कमी आएगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इन जनरल वर्ड मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां पर वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्य में लगातार क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति, उसकी परचेजिंग पावर में कमी आती है और मुद्रा जो है उसके मूल्य में क्या होती है? गिरावट आती है। अब ये कैसे तय करेंगे कि परचेजिंग पावर मुद्रा का घट रहा है या बढ़ रहा है? इसका कोई एक नियम होगा ना। तो किसी भी देश में मुद्रा का परचेजिंग पावर हम लोग तय करते हैं किससे? WPI से या CPI से। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक है, या जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। यहां पर देखते हैं कि जो आधार वर्ष है, इसको इस रूप में आप समझिए। हम लोग किससे मुद्रास्फीति निर्धारित कर रहे हैं? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और CPI, कंज्यूमर प्राइस, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। हमारा 2011-12 क्या है? बेस ईयर है। बेस ईयर में किसी भी सूचकांक का मूल्य कितना होगा? एक बास्केट है वस्तु का। कंज्यूमर CPI जो है, कंज्यूमर जो है, इसमें हम लोग एसेंशियल गुड्स रखे हैं। इसमें सिर्फ खाने पीने की अनिवार्य वस्तुएं रखे हैं। मेडिकल वाला वस्तु होगा, जो हमारा राशन की है वो सब। और होलसेल में सारा है, यहां पर कॉटन का भी मूल्य है, जूट का भी मूल्य है, सारा चीज का मूल्य। कोई भी मूल्य का जो बेस ईयर होगा उस समय मूल्य, उसका सूचकांक क्या हो जाएगा? इंडेक्स। ताकि वही सूचकांक से शुरू करेंगे, उसको मानेंगे 100। अब इसमें बढ़ोतरी होगी तो सूचकांक क्या होगा? बढ़ेगा। सूचकांक में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये जो निकालते थे पहले वीकली निकालते थे भारत में, अब मंथली निकालते हैं। और एक ईयरली निकालते ही है कि एक साल में कितना मुद्रास्फीति रहा, तो अभी हम मंथली निकालते हैं। अब इस रूप में देखिए, मान लीजिए कि मंथ के लास्ट में अप्रैल में सूचकांक था 264 और लास्ट मंथ मई में यह बढ़कर हो गया 274 सूचकांक। सूचकांक बढ़ा मतलब क्या हो गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स में वृद्धि हुई, मतलब महंगाई बढ़ रहा है, वस्तु और सेवाओं का औसत मूल्य में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। अब कहेंगे कि मई मंथ का हमारा क्या रहा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट क्या रहा? क्या करेंगे? सूचकांक में परिवर्तन बटा आधार सूचकांक इंटू 100। क्या हो गया? 274 माइनस 264 बटा 264 इंटू 100। 10 बटा 264 इंटू 100, यही हमारा निकल गया मई मंथ का इन्फ्लेशन रेट। समझ रहे हैं? मंथली निकाल रहे हैं, या हम लोग निकाल रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डायरेक्ट आप पर असर कर रहा है। ताकि यहां पर क्या है? खाने की वस्तुएं हैं, आवश्यक सामग्री है, दवाई है। इस बास्केट में कंज्यूमर से संबंधित चीज है,
इस होलसेल में क्या कहे, सारा चीज है। कॉटन का थोक मूल्य भी है, जूट का भी थोक मूल्य है, खाने पीने का सामान का भी है, वस्त्र का भी थोक मूल्य है। थोक मूल्य कह रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, होलसेल प्राइस, नॉट द रिटेल प्राइस। चीनी का मूल्य बाजार में 44 रुपया किसी दिन हो गया, किसी दिन 42 हो गया, होलसेल में 40 रुपया में उठ रहा है, तो आपका महंगाई नहीं बढ़ा। तो बीच में कौन मार्जिन खा रहा है आपका? रिटेलर खा रहा है, जो रिटेलर है। कल ही बताए थे, मार्केट में चरण है, सीएनएफ, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तब आपके पास सामान पहुंच रहा है। होलसेल में थोक मूल्य, जैसे कि कहते हैं आप लोग अपर बाजार जाते हैं, थोक में सामान लेते हैं, वहां पर मूल्य में क्या बढ़ है? ताकि रिटेलर 1-2 रुपया आपका गली मोहल्ला का दुकान क्या करेगा, अधिक लेके बेचेगा, बिना लाभ का तो बेचेगा नहीं। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पहला सिद्धांत क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम लाभ। लाभ नहीं तो दुकान प्रतिष्ठान नहीं, घाटा चला के तो कोई बेचेगा नहीं। फॉर्मूला समझ रहे हैं? मतलब थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर, यही दर हमको क्या दिखलाता है? मुद्रास्फीति की दर को प्रदर्शित करता है। तो छोटा छोटा चीज है, पकड़िए, किताबी भाषा में समझना बहुत मुश्किल है। इतना लंबा घुमाएगा मुद्रास्फीति में कि अपने स्फीति में आ जाइएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है हमारा एक है, लेकिन जो सीपीआई प्राइस इंडेक्स है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी 6 इंडेक्स बनाया है। 5 इंडेक्स था, 2015 में एक नया इंडेक्स और जोड़ दिए हैं। तो सीपीआई के अंतर्गत कौन कौन इंडेक्स है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंडस्ट्रियल वर्कर का, आईडब्ल्यू का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एग्रीकल्चर लेबर का, कृषक श्रमिक का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रूरल लेबर का, ग्रामीण श्रमिक का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्बन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रूरल। ये 5 पहले से चल रहा था। जो नया इंडेक्स हम लोग जोड़े, अर्बन नॉन एम्प्लॉयड अर्बन नॉन एम्प्लॉयड क्या है? नॉन एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज। वर्तमान में हम लोग ये 4 सेगमेंट को लेके ही टोटल एवरेज निकाल रहे हैं सीपीआई का। 6 यूनिट है इसमें, क्योंकि अर्बन का समाहित है। इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ होगा? अर्बन क्षेत्र में होगा। एग्रीकल्चर लेवल कहाँ होगा? रूरल क्षेत्र में होगा। तो उसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपीआई को। लेकिन मेन हम लोग निकालते हैं मुद्रास्फीति। क्या हो गया? होलसेल इंडेक्स में परिवर्तन बटा आधार गुना 100, यही हमारा हो गया मुद्रास्फीति दर। कारक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, मुद्रास्फीति का 3 रूप है। जो रूप समझेंगे वही उसका कारण भी हो जाएगा, वही उसका नियंत्रण का उपाय हो जाएगा। सबसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुल, लागत प्रेरित। दूसरा कहलाता है डिमांड पुल, मांग प्रेरित। और तीसरा कहलाता है मॉनेटरी मैनेजमेंट, मुद्रा प्रबंधन। 3 कारक है मुद्रास्फीति का। यही कारण है जिसके कारण मुद्रास्फीति
आती है। अब यहां पर समझिए, यहां कॉस्ट पुल क्या कह रहे हैं, वस्तु और सेवाओं के दाम में जब बढ़ोतरी होगी तो मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो ये कॉस्ट पुल, कॉस्ट मतलब क्या हो गया, उसका फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य। जब वस्तु और सेवाओं के लागत मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो उस वस्तु का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, मनी इन्फ्लेशन की स्थिति कायम होगी। और बढ़ेगा क्यों, कॉस्ट में बढ़ोतरी का क्या क्या कारण है, चलिए बोलिए तो आप लोग। किसी वस्तु का मूल्य, लागत मूल्य, मूल्य नहीं, क्यों बढ़ेगा? सबसे पहला क्या होगा, कच्चे माल में, कहा कि कोई भी वस्तु बन रहा है रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल ही बढ़ गया, कच्चा लोहा का, कच्चा एल्युमिनियम का ही भाव बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का भाव बढ़ जाएगा। तो कच्चे माल या जो उसका रॉ मटेरियल है उसके मूल्य में वृद्धि। दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या डाल रहा है, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी का मूल्य बन गया, कोयला का मूल्य बढ़ गया, क्या हो जाएगा, उत्पादन मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री बिना ऊर्जा का संचालित नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, तो ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि। तीसरा क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट, श्रमिक को जितना पहले काम कराते थे अब वो ज्यादा वेतन लेने लगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का मूल्य बढ़ जाएगा, तो लेबर कॉस्ट में वृद्धि। चौथा क्या हो जाएगा, माल ला रहे हैं, माल भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं डीजल पेट्रोल एक तरफा असर नहीं करता है, मल्टीफेरस है, सब पर असर करता है, क्योंकि जहां भी वो यूज हो रहा है उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परिवहन शुल्क में वृद्धि। इसके अलावा कोई भी हम पैसा लाते हैं, कंपनी खोले हैं, ब्याज कम रहेगा तो लागत कम होगी, ब्याज ज्यादा रहेगा लागत बढ़ जाएगी, ब्याज दर में वृद्धि। और अंतिम क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मेरे पास पहुंच रहा है, 17 प्रकार का टैक्स लगा दे, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति में परिवर्तन। ये वो कारण है जिसके कारण लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। और यह मुद्रास्फीति ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या है, वस्तुओं का मूल्य उसके लागत बढ़ने के कारण जब अत्यधिक ऊंचा होगा तो जो निम्न तबका का लोग है वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम नहीं होंगे। दूसरा बिल चले, समझ गए, बस इसी को वर्ड देना है, आधा घंटा के लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लिखना आपके हाथ में। कहते हैं मांग प्रेरित। यहां एक चीज हमेशा समझिए, बाजार का नियम है कि जब मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन में होगा, वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा। क्योंकि जैसे ही मांग बढ़ता है वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, और मांग घटता है वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है। बस आज का ही उदाहरण आप आजकल का देख लीजिए, इसी को कहते हैं बायर्स मार्केट, सेलर्स मार्केट। इकोनॉमी का पहला टर्मिनोलॉजी यही है। अब नोनी का साग जो कोई नहीं पूछता था, 10 रुपये किलो भी नहीं कोई खरीदता होगा, 100 रुपये किलो कल बिका, आज भी बिक रहा है। क्या किया हो गया कि अचानक उसका डिमांड उसकी आपूर्ति से 10 गुना अधिक हो गया, मूल्य में 10 गुना की बढ़ोतरी हो गई। केला देखते हैं 40 रुपये दर्जन है, जिस दिन कोई पर्व आ गया, फास्टिंग आ गया, सीधे 80 रुपये दर्जन हो गया। क्यों हुआ कि रांची में केला की आपूर्ति केला के मांग से क्या हो गया, अधिक हो गया। आपूर्ति अधिक हो जाए, रांची में 10,000 दर्जन केला बिकना है, अगल बगल बंधु उल्लू से आ गया 20,000 दर्जन केला सरने लगेगा, 10 रुपया वाला माल 5 रुपया मिलने लगेगा। वस्तु का मूल्य निर्भर कर रहा है उसकी मांग पर, मांग अधिक, आपूर्ति कम, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब आएगी, जब बाजार में डिमांड क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और आपूर्ति कम हो जाए। इस स्थिति में क्या आ जाएगा, वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होगी और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगा। और यह स्थिति आएगी कैसे, अब इसका सब स्टेज है। एक चीज तो दिमाग में आ गया कि मांग अधिक, मुद्रास्फीति कब होगा, मांग प्रेरित में। मांग क्या हो जाए, आपूर्ति से अधिक हो जाए,
इस स्थिति में हमारा क्या बन जाएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। अब होगा क्या, डिमांड हमारा पहले से था, सप्लाई पहले से था। वस्तु का मूल्य मान लीजिए कि रांची में 1 महीना तक चीनी का मूल्य नहीं बढ़ा, इसका अर्थ क्या दिखला रहा है कि जितना रांची में चीनी का डिमांड है उतना चीनी का सप्लाई हो रहा है। अब बढ़ने का क्या क्या स्थिति आएगा। पहला स्थिति क्या होगा कि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति या उत्पादन क्या रहे, स्थिर रहे। क्या हो जाएगा, आपूर्ति से बड़ा मांग हो जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ गया, आपूर्ति वहीं का था। आपूर्ति 10,000 टन था, मांग हो गया 15,000 टन का। सब कंडीशन इसी में घुसा हुआ है, बस इसको समझ लीजिएगा, याद रहेगा। दूसरा स्थिति क्या होगा, आपूर्ति हमारा स्थिर था, इस यहां पर किसको स्थिर कर देते हैं, मांग स्थिर है लेकिन आपूर्ति क्या हो गया हमारा, बढ़ेगा तब तो सब मुद्रास्फीति नहीं होगा, घटेगा ना। हमेशा मांग ऊपर रहना चाहिए। इस स्थिति में मांग कब ऊपर होगा, मांग स्थिर ही है, लेकिन जितना सप्लाई आ रहा था क्या हो गया, ट्रक का हड़ताल हो गया। 4 दिन बाद देखिए रांची में अपने वस्तु का मूल्य में 2 रुपया 1 रुपया बढ़ोतरी हो जाएगा। स्टॉकिस्ट के पास माले नहीं आ रहा है, माल का मूल्य बढ़ा देगा। मांग स्थिर रहे, आपूर्ति कम हो जाए, दूसरी स्थिति ये होगी। तीसरी स्थिति क्या होगी, मांग भी बढ़ रहा हो, आपूर्ति भी बढ़ रहा हो, लेकिन मांग की बढ़ोतरी आपूर्ति से क्या हो, ज्यादा हो। दोनों बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार में मांग बढ़ रहा है उस रफ्तार में आपूर्ति बढ़ नहीं रहा है। आपूर्ति मांग से अधिक हो जाएगा भाई, सॉरी, मांग आपूर्ति से, दोनों बढ़ रहा हो लेकिन मांग के बढ़ने का जो गति है वो आपूर्ति के बढ़ने के गति से क्या हो, अधिक हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, दोनों घट रहा हो, मांग भी घट रहा है, आपूर्ति भी घट रहा है, लेकिन आपूर्ति के घटने की दर अधिक है, तब ना आपूर्ति कम हो जाएगा। मतलब आपूर्ति के घटने के दर से मांग के घटने का दर क्या है, कम है। इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। एक स्थिर हो एक बढ़े, एक स्थिर हो एक घटे, दोनों बढ़े लेकिन एक का बढ़ाव ज्यादा हो, दोनों बढ़े और एक का बढ़ाव, आपूर्ति का बढ़ाव कम हो। इस सारे कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, डिमांड पुल मनी इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब कोई भी सरकार के लिए बहुत अच्छा उपाय यही है, कहेगा महंगाई बढ़ रहा है, तो ये नहीं कभी कहेगा लागत प्रेरित महंगाई हो रही है, वो सरकार का फेल्योर है। वो कहेगा मांग प्रेरित हो रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों का इनकम बढ़ गया। पहले लोग आलू का सब्जी खाता था, 3 तरह का डिश सब्जी खाने लगा। जब 3 तरह का सब्जी खाएगा तो फिर मांग बढ़ेगा, सब्जी का मूल्य बढ़ेगा, उससे स्फीति आ रही है। सरकार का पीठ थपथपाने के लिए स्फीति बचाव का कारण है। लोग के पैसे इतना हो गया, पहले लोग 1 फ्रिज खरीदता था, 2 खरीदने लगा। पहले लोग 1 सब्जी खाता था, अब 2 खाने लगा। तो मांग प्रेरित, ये डिमांड, ये बाजार कंडीशन पर निर्भर करता है। पूरा बाजार इसी पर चलता है, डिमांड और सप्लाई पर। इसलिए कहते हैं मार्केट इज स्वजेनिस। मार्केट क्या है, स्वजेनिस है, वो खुद नियंत्रित होता है, उसको कोई नियंत्रित नहीं करता है। क्योंकि जब बाजार को नियंत्रण करेंगे उसको कहते हैं कंट्रोल मार्केट। और वो कंट्रोल मार्केट कहाँ है, पीडीएस सिस्टम है, जहां तय कर दिए कि चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये, मोटा अनाज 1 रुपये किलो आपको देंगे, चाहे बाजार में मूल्य कुछ भी हो। मांग और आपूर्ति संपूर्ण बाजार का यही फैक्टर है और इसी फैक्टर पर पूरा बाजार संचालित होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल। समझ रहे हैं, सब कंडीशन को भी समझ रहे हैं। अब यहां पर आइए, मनी मैनेजमेंट। सीधा सा बात समझिए, कोई भी चीज अगर ज्यादा होगा, एबुडेंट रूप में होगा, मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी चीज कम होगा, मूल्य उसका बढ़ जाएगा। सोना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, काहे कि
बहुत अच्छा है। सोना इसीलिए है कि मात्रा कम है। जिस दिन सोना भी लोहा की तरह, कोयला की तरह सब खान से निकलने लगेगा, पता चलेगा कि उसका भी मूल्य घट गया। मूल्य निर्भर करता है अनिवार्यता पर और मात्रा पर, कितना आपके लिए अनिवार्य है और उसकी कितनी मात्रा उपलब्ध। तो मनी प्रबंधन कहता है कि मार्केट जो है आपका, जितना आपके पास वस्तु और सेवा है, मान लीजिए पूरे भारत में हम लोग 10 करोड़ का वस्तु और सेवा उत्पादन करते हैं और मार्केट में 10 करोड़ रुपया हम चलाए हुए हैं, गुड्स और सर्विसेज और ये करेंसी, ये दोनों बराबर है, तो वस्तु का मूल्य क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर हम नया नोट छाप के आज क्या किए, 2 अरब हम रुपया नया करेंसी डाल दिए, या आरबीआई करेंसी को छोड़ दिया जो आरबीआई में है, बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वस्तु और सेवा का मात्रा तो वही है साल में, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? वस्तु और सेवा से मुद्रा की मात्रा अधिक हो गई, वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। यही कारण है कि बाजार में कितना मुद्रा रहेगा, कहते हैं मनी प्रोलिफिकेशन, मुद्रा प्रसार, ये तय कौन करता है? आरबीआई। और इसी के लिए कौन पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक का आरसीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको बढ़ा देंगे, बाजार से मुद्रा कहां चला जाएगा? आरबीआई में। बाजार में मुद्रा स्क्वीज कर जाएगा, घट जाएगा। इस सबको घटा देंगे, मुद्रा आरबीआई से कहां फ्लो करेगी? बाजार में। बाजार की मुद्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मुद्रा स्फीति में मुद्रा प्रबंधन कहता है कि जब बाजार में प्रचलित मुद्रा की संख्या वस्तु और सेवाओं से कुल योग से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, उस स्थिति में मुद्रा स्फीति की स्थिति कायम होती है। तो ऐसा है तो सरकार डालती का है, क्या कारण है? क्योंकि जो लिबरल या मॉडरेट मनी इन्फ्लेशन है, उसको हम लोग कहते हैं टॉनिक टू इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक है। क्योंकि अतिरिक्त मुद्रा अगर बाजार में डालेंगे तो क्या होगा? अतिरिक्त पूंजी आएगा। अतिरिक्त पूंजी आएगा तो अतिरिक्त क्या होगा? निवेश होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, सब सर्किल में। इकोनॉमिक्स में एक घटना होगा, एक दूसरे को प्रभावित कर देगा, और इससे क्या होगा? मुद्रा के बाजार की अर्थव्यवस्था में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए जब रिसेशन का कंडीशन आता है तो हम लोग चाहते हैं कि बाजार में अधिक से अधिक मुद्रा हो, और जब इन्फ्लेशन का कंडीशन आता है तो हम चाहते हैं कि मुद्रा खींच ले। और यही लड़ाई के बीच में आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर चला गया। रिजर्व बैंक का गवर्नर का कहना था कि रिसेशन का कंडीशन अभी भी है, इसीलिए बाजार में मुद्रा, अतिरिक्त मुद्रा को नहीं उतारा जाए, जबकि सरकार का कहना था कि हम सब चीज कंट्रोल कर लिए। अब बाजार में बूस्टअप की जरूरत है, और बूस्टअप कब होगा? एक्स्ट्रा मनी से होगा, जब एक्स्ट्रा फोर्स डालेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स किससे डालेंगे? एक्स्ट्रा पूंजी से डालेंगे। तो हम नया नोट छाप दें। और यही सरकार और आरबीआई के चक्कर में सरकार कहा कि अब आरबीआई में मेरा एक प्रतिनिधि नहीं रहेगा, एक ही वित्त मंत्रालय का रहता है, अब मेरा 5 प्रतिनिधि रहेगा, और इसी में उनको इस्तीफा दे देना पड़ा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तय करेगा कौन? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी तय कौन करेगा? गवर्नमेंट। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट तय करेगी, लेकिन मौद्रिक नीति कौन तय करेगी? आरबीआई तय करेगी। यही क्लैश में ये कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था यहां पर इस्तीफा देना पड़ा। 3 कारण: डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, मॉनेटरी मैनेजमेंट। यही है जिसके कारण मुद्रास्फीति होती है। इसलिए इसका 3 प्रकार है, और ये कारण भी है। कहेंगे क्यों होता है? तो लागत में वृद्धि से होता है, मांग में वृद्धि से होता है, और मुद्रा प्रबंधन में मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा या मुद्रा की अधिक मात्रा बाजार में परिचालित होने से मांग, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है? कायम होती है। क्लियर है? चलिए अब देखें हम लोग दर के आधार पर। ये तो हो गया कारक के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार। रेट के आधार पर देखें,
नाम आप लोग सुनते होंगे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्लैपिंग और हाइपर। जब बहुत मॉडरेट रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग। रेंगती हुई, घिस घिस के चल रहा है, कदम बढ़ नहीं रहा है, मतलब बहुत लो हमारा क्या है, मनी इन्फ्लेशन रेट है। उसके बाद थोड़ा सा टहलना शुरू कर दिया, वॉकिंग, टहलती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ग्लैपिंग, ग्लोपिंग, उछलती कूदती हुई, रस्सी कूदते थे ना बच्चा में, हाँ, अति उच्च, हाइपर। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग को ही कहते हैं मॉडरेट, एकदम साधारण। 1%, 2%, मैक्सिमम 3% तक एनुअल अगर मनी मुद्रास्फीति है तो उसको हम लोग कहेंगे क्रीपिंग। 3 से अधिक 10% तक अगर मुद्रास्फीति है तो इसको हम लोग कहेंगे, ये सब क्या होगा, एनुअल, तो इसको हम लोग कहेंगे वॉकिंग। 10 से 50% के बीच अगर है तो इसको हम लोग कहेंगे दौड़ती हुई, रनिंग। 50% से अधिक है इसको हम लोग कहेंगे ग्लोपिंग, उछलती कूदती हुई और अति उच्च। तीन अंकों में वार्षिक या दस % कर दीजिए, 10% से अधिक मासिक। 3 अंक में चल जाएगा। उन्नीस 1920 में जर्मनी का मुद्रास्फीति 360 बिलियन टाइम्स रुपये का मूल्य घट गया। 2000 में जिम्बाब्वे का मुद्रास्फीति, 2009-10 में वियतनाम का मुद्रास्फीति, वेनेजुएला का मुद्रास्फीति अभी का, एक ब्रेड खरीदने के लिए 1000 से ज्यादा भी देना पड़ता है। हाँ, क्या कहे, रिसेशन है तो क्या पैसा देंगे ना। क्या कॉल किए थे अभी, अगर रिसेशन की स्थिति है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो अतिरिक्त मुद्रा देना होगा, तो उसके लिए तैयार रखिए। मनी इन्फ्लेशन के लिए, मनी इन्फ्लेशन के लिए भी तैयार रहिए, ताकि इसी कंडीशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति भी हो रही है और मंदी भी हो, क्योंकि मंदी होगा तो मुद्रास्फीति नहीं होगा, मंदी होगा तो रेगुलेशन होगा। जब बाजार में खरीदार कम है तो क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य घटाएंगे ना, इसलिए रिसेशन जब आएगा तो डेफुलेशन होगा, क्या कहता है, डिफ्लेशन होगा। लेकिन उलट कंडीशन, रिसेशन भी चल रहा है और उस काल में इन्फ्लेशन भी हो, उसी के लिए एक टर्म लाए हैं, स्टैगफ्लेशन। तो दर के आधार पर हम लोग मुद्रास्फीति को डिवाइड करते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्लोपिंग और हाइपर। हाइपर किसी भी देश की मुद्रास्फीति मॉडरेट है, ये कहते हैं लाभदायक है।
थोड़ा बहुत अगर बढ़ रहा है तो अतिरिक्त क्या होगा, संभावना बढ़ेगा। इसलिए कहा ही गया है मॉडरेट मनी इन्फ्लेशन इज टॉनिक टू इकोनॉमी। मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक के समान है। लेकिन जैसे ही हम लोग रनिंग से आगे चलेंगे, रनिंग ग्लोपिंग, यहां आके तो पूरा पैसा ही ध्वस्त हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं हॉट मनी। ऐसी मुद्रा हो जाएगी कि कोई मुद्रा रखना नहीं चाहेगा। आज मुद्रा का मूल्य मान लीजिए 40 रुपये किलो चीनी है, कल 80 रुपये हो रहा है, परसों 160 रुपया होगा। घर बैंक जितना पैसा होगा निकाल के पहले वस्तु खरीद के ले ले। पता चला 1 करोड़ रखा हुआ है, 1 महीना बाद 1 करोड़ में 1 किलो नमक भी नहीं मिलेगा। फेंकते हैं पैसा, इसलिए क्या कहते हैं हॉट मनी, हाथ में रखना ही नहीं। जैसे जिम्बाब्वियन मुद्रा हो गया, रूबेल हो गया था जब 1991 में रूस का विघटन हुआ था, रूस की मुद्रा में अचानक गिरावट आ गई। मैक्सिकन डॉलर था, मैक्सिको की मुद्रा में, मैक्सिको का जो इंटरनल प्रॉब्लम हुआ उसके कारण। जिम्बाब्वियन, अभी वेनेजुएला, ये हमारा मुद्रास्फीति का रूप है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? सब उपाय घुसा हुआ है। अगर लागत बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो लागत को नियंत्रण कर लेंगे, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो कॉस्ट में कंट्रोल करेंगे। डिमांड बढ़ता है क्यों, आपूर्ति घटता है। डिमांड को जहां तक बढ़ने दे, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से मार्केट में क्या आएगा, बूस्टअप आएगा, तब ना मार्केट में सामान बिकेगा। लेकिन आपूर्ति को क्या कर दें, बैलेंस कर दें, तो आपूर्ति संबंधी कारक हो गया, लागत संबंधी कारक हो गया। तीसरा कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या था, मनी मैनेजमेंट। क्या कर दें, मुद्रा को स्क्वीज कर दें। जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का 2 मेजर है, एक क्या कहते हैं डायरेक्ट मेजर और एक इनडायरेक्ट मेजर। जो हमारा इनडायरेक्ट मेजर है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और ओपन मार्केट सिस्टम, खुले बाजार की क्रिया। सरकार खुले बाजार में अपने प्रतिभूतियों की क्या करती है, बिक्री करती है। इस सब में रेट बढ़ा देंगे। रेट बढ़ाएंगे, मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब कहां आएगा, आरबीआई की ओर आएगा। मार्केट में पैसा, मुद्रा संकुचन की स्थिति आएगी, मनी स्क्वीज का कंडीशन आएगा और मुद्रास्फीति क्या होगी, नियंत्रित होगी। क्या उपाय है, यही आपको पढ़ना है। उपाय, इंपैक्ट किस किस पर पड़ेगा। अभी शॉर्ट में हम लोग देखें, मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा, सबसे ज्यादा घाटा, अरे जो फिक्स सैलरी वर्कर है, सैलरी बेस्ड वर्कर। सरकार आपको 10,000 दे रही है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, 10,000 मिल रहा है। वस्तु का मूल्य बढ़ गया, सरकार डीए तो दे नहीं रही है, कंपनी डीए दे नहीं रही है। क्या हो गया, आप जितना पैसा पहले पैसे से सामान खरीदते, अब उससे कम सामान खरीद रहे हैं। इन्फ्लेशन से घाटा किसको हो गया, सबसे ज्यादा घाटा सैलरी बेस्ड वर्कर। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, हाईएस्ट प्रॉफिट में कौन रहेगा, कौन, स्टॉकिस्ट। अरे रिटेलर तो रोज चीनी 1 बोरा बेचता है, अगला बोरा खरीद के लाएगा। आपके स्टॉक में 500 बोरा चीनी है, अचानक चीनी बोरा की में 100 रुपया बढ़ गया बाजार में, तो आप फिर 100 रुपया बढ़ा हुआ बेच रहे हैं। तो सबसे हाईली प्रॉफिटेड कौन होता है, स्टॉकिस्ट। और सबसे ज्यादा लूज कौन करता है, सैलरी बेस्ड वर्कर। अब इसका अलग अलग सब पर प्रभाव दिखाइएगा कि निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रेता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पैसा देने वाले पर, ऋणी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण देने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्फ्लेशन होने पर ऋण लेने वाला फायदा रहता है, इसलिए ले लेके रखते जाइए। क्योंकि आप किसी से 100 रुपया लिए, उस समय जो वस्तु की कीमत थी, आज आप लौटा के 3 महीना बाद उसको 100 रुपया दे रहे हैं, उस समय जो वस्तु की कीमत बढ़ गई तो आप उसको कम पैसा में दे रहे हैं। आप जिस समय पैसा लिए थे उस समय चीनी की कीमत थी मान लीजिए 40 रुपये, तो आप उससे 100 रुपया के बदले क्या लिए थे, 2.5 किलो चीनी लिए। आज चीनी की कीमत हो गई 50 रुपये, आज लौटा रहे हैं 2 किलो चीनी लौटा रहे हैं। आधा किलो तो पॉकेट में उससे कर्जा लेके खा गए ना। ऋणी व्यक्ति हमेशा पर क्या करेगा, लाभ में रहेगा। ऋण देने वाला बेचारा कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। इस तरह प्रभाव का इंपैक्ट करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। तो मेन हमको पढ़ना है मनी इन्फ्लेशन क्या है, मनी इन्फ्लेशन का टाइप क्या है,
मनी इन्फ्लेशन का हर एक सेगमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मेन जो आप लोग का पूछने का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, मनी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय है, क्या मौद्रिक उपाय है, क्या राजकोषीय उपाय है, क्या लागत संबंधी उपाय है। ये सारे उपाय को, सारे मेजर्स को देखना है। यही है आपका सेगमेंट। इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन रहने की हमेशा संभावना रहती है। लिखाना पड़ेगा विभाग के, खाली सीधे कंट्रोल से लिखाना शुरू करें। हाँ, इसके बाद ही कह रहे हैं, ये चैप्टर लिखा के ही पढ़ा देना। चलिए कल थोड़ा लिखा देते हैं मनी इन्फ्लेशन।